गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए वैसे तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क के जो मेजर रूप से मेन कंसेप्ट होते हैं, देखिए वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखो इसमें लास्ट में आपको बस कुछ बेसिक पॉइंट और ध्यान रखने हैं। देखिए लास्ट में आपकी जो लेयर जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के संदर्भ में कौन सी लेयर आती है? फिजिकल लेयर। देखिए देखो अगली जो लेयर आपकी यहाँ पर काम में ली जाती है उस लेयर को हम फिजिकल लेयर के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे देखो जब भी आप यहाँ ओएसआई रेफरेंस मॉडल की बात करेंगे तो हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल में डिस्कस किया था कि टोटल कितनी लेयर होती है? 7। और 7 लेयर होती है जिसमें सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन यूजर के जो सबसे क्लोजेस्ट यूजर के जो सबसे नजदीक लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? अरे यूजर के सबसे नजदीक कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही जानी जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ यूजर के सबसे नजदीक जो लेयर आपकी यहाँ पे थी एप्लीकेशन लेयर होती है। अब यहाँ इसके बाद में अगर पूछा जाए कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के संदर्भ में जो पहली लेयर होती है उस लेयर को कौन सी लेयर के नाम से जाना जाता है? फिजिकल लेयर। और ये फिजिकल लेयर सबसे नजदीक होती है किसके? मीडिया के, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के जो सबसे नजदीक होती है उस लेयर को फिजिकल लेयर कहा जाता है, जो नेटवर्क के साथ इंटरफेस देती है। देखो यूजर को नेटवर्क का इंटरफेस कौन सी लेयर से मिलता है? एप्लीकेशन। और वास्तविक रूप से किसी भी डिवाइस को नेटवर्क का इंटरफेस जो मिलता है वो कौन सी लेयर से होता है? फिजिकल है। ठीक है, यहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ एप्लीकेशन लेयर द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती है उससे क्या कह सकते हैं? डेटा। ठीक है, डेटा को फॉरवर्ड किया गया प्रेजेंटेशन में यहाँ पे भी क्या कहलाता है? डेटा। यहाँ पर भी क्या कहलाता है? डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को हम किसके रूप में डिफाइन करते हैं? सेगमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये सेगमेंट के बाद में नेटवर्क लेयर में किसके रूप में डिफाइन करते हैं? पैकेट्स के रूप में। और डेटा लिंक लेयर में पैकेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके रूप में? फ्रेम्स में। और इन आपके फ्रेम को अब बिट स्ट्रीम के रूप में भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपके फिजिकल लेयर में जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है उस डेटा यूनिट को क्या कहा जाता है? फिजिकल लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो फिजिकल लेयर। हेडिंग डालिए फिजिकल लेयर। इसमें लिखो फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल की ओएसआई रेफरेंस मॉडल की ओएसआई रेफरेंस मॉडल की सबसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल की सबसे पहली तथा तथा बॉटम लेयर होती है। बॉटम लेयर होती है सबसे नीचे वाली, सबसे बॉटम लेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर बिट स्ट्रीम को बिट स्ट्रीम बिट स्ट्रीम को ट्रांसमिशन मीडिया बिट स्ट्रीम को ट्रांसमिशन मीडिया पर ट्रांसमिट करने हेतु
ट्रांसमिट करने हेतु आवश्यक ट्रांसमिट करने हेतु आवश्यक विशेषताओं के मध्य समन्वय स्थापित करती है। समन्वय कोऑर्डिनेशन समन्वय प्रदान करती है। समन्वय प्रदान करती है। तो यहाँ पर वो इस वाले भाग में आपकी बहुत सारी सर्विसेज प्रदान की जाती है। ये जिसमें बहुत सारी सर्विसेज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से भाग आपके यहाँ पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सर्विसेज में हम लोग यहाँ पर ध्यान रखो, नेम याद रखना है कि पहली जो सर्विस आपकी होती है जिसे हम कौन सी सर्विस कहते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, आपकी पहली जो सर्विस यहाँ पर इस आपकी लेयर के द्वारा प्रदान की जाती है वो आपकी फिजिकल टोपोलॉजी होती है। तो फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस होती है और ये डिवाइसेस आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होगी। ठीक है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे हम सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, हाउ डिवाइसेस, ठीक है, आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड टुगेदर इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पर फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क में डिवाइस आपस में कैसे जुड़ी है। तो किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में कैसे जुड़ी है ये बताने वाला जो भाग होता है जिसे कौन सा कहते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी। आप लोग पढ़ चुके हो कि अलग अलग टोपोलॉजी होती है, जैसा आपने नाम पढ़ा था, बस होती है, रिंग हो सकती है, आपकी कौन सी हो सकती है, स्टार हो सकती है, इसके अलावा ट्री हो सकती है, इसके अलावा मैस हो सकती है, और आपकी कौन सी टोपोलॉजी, हाइब्रिड हो सकती है। तो ये सब नेटवर्क टोपोलॉजी के भाग माने जाते हैं कि हम कहते हैं कि नेटवर्क में डिवाइस कैसे जोड़ी जाएगी, ये आपके फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। तो जिसमें हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि इथरनेट नेटवर्क में प्रमुख रूप से कौन सी टोपोलॉजी होती है, बस और स्टार। ठीक है, आजकल ज्यादातर जगह पर हम जिस नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार। और स्टार में जो केंद्रीय डिवाइस के रूप में जो काम में ली जाती है वो क्या होता है, हब। ठीक है, केंद्रीय डिवाइस के रूप में जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सी डिवाइस होती है, हब होती है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैं पहले भी समझा सकता हूं कि पहले भी समझाया कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन जनरली दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉइंट टू पॉइंट और आपका मल्टी पॉइंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि डिवाइस, एक तरीके से हम कहते हैं कि आपका, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं, नाम याद रखना कि या तो हम कहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट टू आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम नेटवर्क में देखो किस तरीके से डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होगी, कि किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन यहां पे डिफाइन है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब था डेडिकेटेड कनेक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कि जब दो डिवाइस के बीच में केवल एक केबल के माध्यम से सीधा जोड़ दिया जाता है वो कौन सा होता है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम समझो कि यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी के आधार पर हम कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। जैसे बस यूज करते हैं तो बस कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, कौन सा है, मल्टी पॉइंट है।
जबकि यहाँ पे स्टार्ट टोपोलॉजी कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है। मैच टोपोलॉजी कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है। रिंग टोपोलॉजी कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाता है कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अगला जो भाग आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, उसे हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो आपका कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ, आपका क्या कहलाता है, बिट्स कहलाता है। ठीक है, तो अगली जो सर्विस यहाँ पर इस लेयर के द्वारा प्रदान की जाती है वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट की यहाँ पर बात करता है। तो यहाँ पे देखो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का मतलब क्या होता है कि आपके सेंडर और रिसीवर, ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक आपके किसका यूज करेगा। ठीक है, जब भी हम सेंडर और रिसीवर की बात करेंगे तो सेंडर और रिसीवर क्या दोनों के पास में क्लॉक होती है, और उस क्लॉक को कौन सी क्लॉक कहा जाता है, सिस्टम क्लॉक। तो हम कह रहे हैं कि आपके सेंडर और रिसीवर आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने से पहले आपस में एक दूसरे की क्लॉक को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन करने से क्या होगा, जिस लेवल पर, जिस बिट लेवल पर सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी है उसी बिट लेवल पर इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, क्या कर सके, रिसीव किया जा सके। तो लिख लो इसमें सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट में, सेंडर प्रेषक, प्रेषक तथा रिसीवर ग्रहण करता, सेंडर तथा रिसीवर को सेंडर तथा रिसीवर को बिट लेवल पर, बिट लेवल पर बिट लेवल पर सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए, बिट लेवल पर सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका द क्लॉक मस्ट बी, देखिए द क्लॉक मस्ट बी आपका क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज। ठीक है, हमारी जो भी क्लॉक है, आप कह रहे हैं जो भी क्लॉक हम यूज कर रहे हैं आपकी दोनों की, उन दोनों की क्लॉक को आपस में सिंक्रोनाइज करना क्या है, जरूरी है। देखिए, तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है ताकि जिस बिट लेवल पर इंफॉर्मेशन भेजी गई है उसी बिट लेवल पर इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, रिसीव किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी सर्विस थी। ठीक, इसके बाद में इसी लेयर की बात करें तो यही लेयर आपकी यहां पर किसको डिफाइन करती है, यही लेयर आपकी किसको डिफाइन करती है, ट्रांसमिशन आपकी रेट को। तो ये जो लेयर आप यहां पर यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन रेट की बात करती है। ट्रांसमिशन रेट बोल सकते हो या फिर हम इसी को ट्रांसमिशन रेट बोल सकते हो, या इसको हम कौन सी रेट भी कह सकते हैं, डेटा रेट। देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक शब्द समझाया था आपको पहले, बैंडविथ। ठीक, हम कई बार बोलते हैं बैंडविथ शब्द है। देखो, एक तो होता बिट रेट, ठीक है, एक क्या होता है, बिट रेट। बिट रेट का मतलब प्रति सेकंड ट्रांसमिट की जाने वाली कुल बिट की संख्या को क्या कहते हैं, बिट रेट, जिसे बिट पर सेकंड में मापा जाता है। लेकिन आपके वास्तविक रूप से जो चैनल एक समय में जितनी बिट को कैरी करता है वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन रेट, या फिर क्या कहलाती है आपकी, क्या, डेटा रेट। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप केबीपीएस, आप इंटरनेट की स्पीड सुनते हो, आपके 100 केबीपीएस है, ठीक है, तो एक्चुअल में इतने डेटा को आप एक जगह से क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो। मैं जैसे ऐसा समझो कि भाई आपके बिट रेट का तो मतलब क्या हुआ, एक समय में, ठीक है, बिट रेट का मतलब हो गया एक समय में ट्रांसमिट होने वाली कुल बिट की संख्या को क्या कहते हैं, एक समय में ट्रांसमिट होने वाली कुल बिट की संख्या को क्या कहते हैं, बिट रेट।
बिट रेट की गति की जब भी हम बात करेंगे, बिट रेट को मेजर किसमें किया जाता है? अरे बिट रेट को मेजर किसमें किया जाता है? बिट पर सेकेंड। और अगर आप लोगों से कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहां पर प्रति सेकंड आपकी प्रति सेकंड एक समय में कैरी करने वाले डेटा की क्षमता की बात की जाए, तो वो पार्ट आपका कौन सा कहलाएगा? डेटा ट्रांसमिशन रेट कहलाता। देखो समझो कि आप यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो भेजते हो, बताओ, कोई भी जानकारी जो भेजते हो वो किसके माध्यम से भेजते हो? ट्रांसमिशन मीडिया। किसके माध्यम से भेजते हो? ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखो समझो, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, स्टोरेज के संदर्भ में जब भी हम बात करें तो स्टोरेज के संदर्भ में बी का मतलब यहां पे जैसे हम बोलते हैं केबी, केबी, और यहां पे अगर ट्रांसमिशन रेट के संदर्भ में केबीपीएस बोलेंगे, क्या दोनों सेम होता है क्या? अगर मैं बोलूं क्या ये मैं लिखूं केबी और केबीपीएस, तो केबी का मतलब क्या होता है और केबीपीएस का मतलब किलो बिट पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना कि हमेशा याद रखना कि स्टोरेज के संदर्भ में हमेशा आपके बाइट में होता है, और अगर ट्रांसमिशन के संदर्भ में बात करेंगे तो किसमें होता है? बिट पर सेकेंड। जैसे समझो कि आप इंफॉर्मेशन जब भेजते हैं, देखो समझो कि ये आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी भेजी जाती है तो वो आपका बताया गया है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि यहाँ स्टोरेज स्टोरेज बाइट में होता है और डेटा प्रोसेसिंग हमेशा किसमें होता है? बिट्स में। इसलिए आपने पढ़ रखा होगा कि डेटा प्रोसेसिंग की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? बिट्स। हाँ, बॉड रेट क्या होता है बताऊंगा सब। ठीक है, बताया हुआ है, वैसे मैंने लिखवाया भी है हुआ है। ठीक है, बताऊंगा सब। देखो यहाँ पे ये समझो, पहले आपने कहा कि आपके स्टोरेज हमेशा किसमें होता है? बाइट में। ठीक है, लेकिन आपकी डेटा ट्रांसमिशन हमेशा किस में होता है? बिट्स पर सेकंड में होता है। अब इसके बाद में आपको यहां पे समझना है कि आपने कहा कि बिट्स पर सेकंड में आप लोगों ने यहां पर इसे डिफाइन कर दिया है। अब देखो कि इसके बाद में आपके एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो इंफॉर्मेशन जब भी आपकी भेजी जाएगी तो इंफॉर्मेशन आपके पूरी एक साथ में नहीं भेजी जाती है। इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, हम ट्रांसमिशन कौन सा यूज करते हैं, सीरियल या पैरेलल? देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा सीरियल होता है या पैरेलल होता है? सीरियल। तो सीरियल का मतलब एक समय में केवल कितने बिट? एक बिट। पैरेलल में एक बाइट जा सकती है, लेकिन सीरियल में एक बिट जाती है, इसलिए हमेशा हम कहते हैं ट्रांसमिशन रेट हमेशा बिट पर सेकंड में होती है। अब लेकिन लेकिन ठीक है, हर आपके ट्रांसमिशन मीडिया की आपकी अलग अलग बिट रेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी जितनी बिट रेट होती है उतने ही डेटा को वो अगर लेके गया है, ठीक है, तो ऐसा संभव होता नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझो कि मान लीजिए एक बस है, ठीक है, उस बस में आपकी 100 सीट है, तो उसकी आपकी बिट रेट क्या होगी? 100। लेकिन उस समय उस बस में केवल 80 यात्री हैं, वो 80 यात्रियों को लेके जा रहा है, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी? 80। मूल रूप से वो कितने डेटा को लेकर जाता है वो उसकी क्या मानी जाती है? बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन रेट, या फिर क्या मानी जाती है? डेटा रेट मानी जाती है। और डेटा रेट हमेशा ट्रांसमिशन मीडिया पर निर्भर करती है। आप इसलिए हमने पढ़ रखा है कि सबसे तेज ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि वो जीबीपीएस में डेटा ले जाता है। ठीक है, जबकि हम नॉर्मली यूटीपी पहले वाले यूटीपी यूज कर रहे थे, उसमें 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, फिर हमने नए यूज किए तो उसमें केबल चेंज आपकी यहां पर हो गई है। अब एक शब्द आता है कभी कभी, बॉड रेट। ठीक है, बॉड रेट का मतलब समझो कि हमारे पास में डेटा जो है वो किसके रूप में अवेलेबल है? 0 और 1 के रूप में। लेकिन कभी भी हम डेटा डिजिटल रूप में नहीं भेजते। डेटा कौन सी फॉर्म में जाता है? एनालॉग रूप में। मॉडेम इसीलिए तो यूज करते हैं। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है? एनालॉग में। तो हमारा जो सिग्नल होता है वो 0 और 1 में होता है। 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब हाई होता है।
तो यहां पर हमारे इस 0 और 1 को एनालॉग सिग्नल में बदला जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये कहा कि प्रति सेकंड इतनी बिट गई, लेकिन अब प्रति सेकंड वो सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ। चेंज का मतलब लो से हाई हुआ, हाई से क्या हुआ, लो हुआ। जैसे समझो कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10110001 आपकी 1 2 4 ये भेजता हूं, तो पहले देखो समझो, जब मैंने यहां पर भेजा तो ये सिग्नल कैसे जाएगा। ठीक है, आपके यहां पर इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी वेव यूज होती है, स्क्वायर वेव। याद आ रहा है, स्क्वायर वेव। तो यहाँ पे पहले क्या है, 1 है, 1 है मतलब सिग्नल क्या है, हाई है। फिर क्या है, 1 है, फिर क्या हो गया 0, फिर क्या हुआ 1, 1 होने ये 1, 1 के बाद में वापस क्या है 1, फिर क्या है आपका 0, फिर क्या है 0, फिर उसके बाद में वापस क्या आया 1, फिर क्या आया 1। ये तो यहाँ पे देखो सिग्नल यहां से हम कहते हैं यहां से यहां चेंज हुआ। ठीक है, 1 से 0 हुआ, एक बार चेंज हुआ, फिर 0 से 1 हुआ, दूसरी बार चेंज हुआ, फिर कोई चेंज नहीं हुआ, फिर तीसरी बार चेंज हुआ, फिर कितनी बार चेंज हुआ, 4। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हम किसी डेटा स्ट्रीम में को या बिट स्ट्रीम को भेजते हैं तो प्रति सेकंड सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ, वो संख्या कौन सी कहलाती है, बॉड रेट। ठीक है, सिग्नल के चेंज होने वाली संख्या क्या कहलाती है, बॉड रेट। ठीक है, तो याद रखना कि ये मैं ऑलरेडी लिखा भी चुका हूं पहले भी। तो याद रखना कि प्रति सेकंड ट्रांसमिट होने वाले बिट की संख्या को क्या कहते हैं, बिट रेट। प्रति सेकंड ट्रांसमिट होने वाली बिट की संख्या को बिट रेट। एक्चुअल में कितनी बिट ट्रांसमिट होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन रेट या डेटा रेट कहलाती है। ठीक है, और जनरली इन दोनों को ही किस में मेजर करते हैं, बीपीएस। बीपीएस का मतलब क्या होता है, बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर इन सभी को ये समझ लो, ये जो भाग आपका यहां पर मेनली देखो एक केबल के संबंध में बताया हुआ है। तो केबल के संबंध में जो शब्द आपका ट्रांसमिशन रेट की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन रेट में देखो आपका पहला जो वर्ड आपको ध्यान रखना है कौन सा, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ लिंक। किसी भी आपके क्या यहां पर ये जो लिंक हम यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता को हमेशा हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ। या थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि भाई कितने डेटा को एक साथ वो ले जाने में क्या है, सक्षम है। क्या सामान्य रूप से हम ऐसा भी समझा सकते हैं कि प्रति सेकंड पाइप में से कितना पानी चला गया। ठीक है, वो कितना पानी गया वो उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, पाइप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाया, बैंडविड्थ। लेकिन थ्रूपुट के संदर्भ में हमेशा याद रखना, थ्रूपुट मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल रूप से हम आउटपुट क्या निकला, एक्चुअल आउटपुट क्या निकला वो क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। अब जब हम कहते हैं कि जब डेटा भेजा तो हो सकता है कि पैकेट लॉस हो सकता है। ठीक है, होता है ना नॉइज की वजह से। अब पानी अगर बात करें, अगर पाइप लीक हो रहा है तो पानी आपने देखा होगा पाइप लीक हो रहा है तो पानी भी कई बार क्या होता है, बह जाता है। तो आपके थ्रूपुट भी क्या होगा, फिर कम होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि डेटा को पास होने में जो समय लगता है वो लेटेंसी टाइम, याद आ रहा हो तो आपको। पहले मैंने अलग प्रोपेगेशन टाइम, लेटेंसी टाइम, ठीक है, सी टाइम, ये सारे जो टाइम आपको बता दिए। तो पहले लिख लो इसमें एक पॉइंट बस, ट्रांसमिशन रेट। लेकिन ट्रांसमिशन रेट या डेटा रेट। एक सेकंड में एक सेकंड में ट्रांसमिट होने वाली एक सेकंड में ट्रांसमिट होने वाली ट्रांसमिट होने वाली ट्रांसमिट होने वाली बिट की संख्या को बिट की संख्या को बिट की संख्या को फिजिकल लेयर द्वारा ही फिजिकल लेयर के द्वारा ही फिजिकल लेयर के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है।
फिजिकल लेयर के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला जो पार्ट आपका यहां पर होता है जो कि कौन सा, सिग्नल। ठीक है, अगली जो सर्विस, अगला जो फीचर, अगली जो विशेषता यहां प्रदान किया जाता है, सिग्नल में देखो ट्रांसमिशन जो होता है वो ट्रांसमिशन या तो डिजिटल हो सकता है या कैसा हो सकता है, एनालॉग। भाई आप कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन आपके दोनों में से कोई भी हो सकता है, एनालॉग ट्रांसमिशन भी हो सकता है और डिजिटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। लेकिन ये ट्रांसमिशन किस मैनर में होगा, भाई जैसे हम कहते हैं जो भी ट्रांसमिशन होगा वो किस मैनर में होगा और उसके लिए कौन से सिग्नल की आवश्यकता होगी, वो सिग्नल भी कौन सी लेयर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, डेटा। और कहते हैं कि जैसे आपके पास में कोई भी डेटा है, अब वो डेटा किस सिग्नल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, वो डिफाइन किस कौन सी लेयर के द्वारा किया जाएगा, फिजिकल लेयर के द्वारा। तो लिख लो सिग्नल में, सिग्नल यह है, यह सिग्नल, यह सिग्नल के, यह सिग्नल के प्रकार को, सिग्नल के प्रकार को ज्ञात करती है, सिग्नल के प्रकार को ज्ञात करती है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग जानकारी को, जिसका उपयोग जानकारी को ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है, ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है, ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। तो ये तो कौन से सिग्नल का आप यूज करोगे वो ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद में देखो अगला जो भाग आपका यहां पर यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका क्या कहलाता है, बिट्स। देखिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिट्स के रूप में अवेलेबल है। तो हमने कहा कि हमारे पास में जो भी जानकारी अवेलेबल है वो आपके किसके रूप में अवेलेबल है, बिट के रूप में अवेलेबल है। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमें उसे किस में बदलना पड़ेगा, सिग्नल में। किस में बदलना पड़ेगा, सिग्नल। भाई समझो कि हम अगर केबल यूज कर रहे हैं, भाई केबल यूज कर रहे हैं, तो अगर केबल यूज कर रहे हैं, कौन सी केबल यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल या आपकी कौन सी कोएक्सियल। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो तो वो केबल किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है, तांबे से। किससे बनी हुई है, तांबे से। और तांबे में आपका डेटा जाएगा किसके रूप में, विद्युत के रूप में। ठीक है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाएगा या एनालॉग सिग्नल के रूप में जाएगा। अगर आप केबल यूज कर रहे हो, कौन सी केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वहां डेटा किसके रूप में जाएगा, सिग्नल के रूप में। तो हम कहते हैं कि आपके पास में डेटा तो अवेलेबल है किसके रूप में, 0 और 1 के रूप में। तो इस बिट स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने से पहले हमें उसे संबंधित सिग्नल में बदलने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। या हम कह सकते हैं कि बिट स्ट्रीम मस्ट बी एनकोडेड। ठीक है, उसे एनकोड करने की आवश्यकता होती है। तो कई बार हम कहते हैं कि यहां पर इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनकोडिंग और आपकी कौन सी होती है, डिकोडिंग की। कि भाई जब तक आप उसे सिग्नल में नहीं बदलोगे, चाहे एनालॉग सिग्नल में बदलो चाहे डिजिटल सिग्नल में बदलो, लेकिन बदलना तो पड़ेगा किसमें, सिग्नल में ही बदलना पड़ेगा। तो इस सिग्नल में बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की होती है, फिजिकल लेयर की। तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट में लिखो, बिट की स्ट्रीम को
बिट की स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने हेतु ट्रांसमिट करने हेतु ट्रांसमिट करने हेतु इसे 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 सिग्नल में इसे सिग्नल में एनकोड करने की आवश्यकता होती है। एनकोड करने की आवश्यकता आवश्यकता होती है तथा तथा फिजिकल लेयर तथा फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर एनकोडिंग के प्रकार को एनकोडिंग के प्रकार को एनकोडिंग के प्रकार को परिभाषित करती है। एनकोडिंग के प्रकार को परिभाषित करती है। तो हम कहेंगे अलग अलग तरह की एनकोडिंग स्कीम होती है। ये पूरा आपका आता है, आपका एक सब्जेक्ट चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसका नाम कौन सा है, ईडीसी, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। पढ़ा है आपने? देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े होंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। और बीटेक में सीएस और आईटी वालों ने ईडीसी पढ़ा होगा, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा है ना सब्जेक्ट है उसमें है? कौन सा? पीसीडीसी वाला नाम है। देखिए तो उसमें आता है पूरा, उसमें दो तरह एनकोडिंग होती है, डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, डिजिटल टू एनालॉग एनकोडिंग, एनालॉग टू डिजिटल। अगर कभी किसी ने नाम सुना एनआरजेड और ये पोलराइजेशन और ये जो होता है ना, वो हमारे ये है नहीं, लेकिन बस याद रखना कि उस एनकोडिंग का प्रकार, कि जो एनकोडिंग हम यूज करते हैं उस एनकोडिंग का टाइप कैसा होगा, किस टाइप पर बेस आपका एनकोडिंग की जाएगी, वो आपकी कौन सी लेयर डिफाइन करती है, फिजिकल लेयर। इसके बाद में यहां पर रिप्रेजेंटेशन के बाद में देखिए आपने कहा कि इसी लेयर में आपके ट्रांसमिशन मीडिया भी क्या होता है, यूज होते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं कि इसके बाद लास्ट सर्विस याद रखनी है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि फिजिकल, देखिए हम कहते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए टू नेटवर्क इंटरफेस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेटवर्क इंटरफेस। आप कह रहे हैं कि जिस नेटवर्क इंटरफेस का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस नेटवर्क इंटरफेस का आप यूज कर रहे हैं वो, प्लस जिस मीडिया का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताएं प्रदान करने का कार्य भी कौन सी लेयर करती है, फिजिकल लेयर। कि ये लेयर आपके मीडिया के अंदर, जैसे आपके ट्रांसमिशन मीडिया में कौन, केबल, जो केबल्स होती है उनके कनेक्टर होते हैं, साथ में कुछ डिवाइसेस, जैसे आपने मॉडेम का नाम सुना है, वो कौन सी लेयर में काम आती है, फिजिकल लेयर। ऐसे आपने हब का नाम सुना था, हब का नाम सुना है, ठीक है, वो भी कौन सी लेयर में है, फिजिकल है। तो इनको अगर विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं आपकी डिफाइन करती है, वो कौन सी लेयर होती है, ये। तो हम कह रहे हैं ये याद रखना कि बस, ठीक है, बस इतना सा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस तथा ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया को ट्रांसमिशन मीडिया को विभिन्न विभिन्न विशेषताएं विभिन्न विशेषताएं परिभाषित करती है, परिभाषित करती है। ठीक है, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके यहां पर क्या करेंगे, डिफाइन किया जाएंगे।
तो जो डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस होगा, भाई यहां पर ये वो लेयर है जहां दो डिवाइस क्या सीधी जुड़ी है क्या? अरे बताओ, क्या दो डिवाइस सीधे जुड़ी होती है क्या? ट्रांसमिशन मीडिया तो मतलब दो डिवाइस सीधे आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें देखो मेन जो क्वेश्चन लेयर के संदर्भ में बनते हैं वो एप्लीकेशन से, ट्रांसपोर्ट से, डेटा लिंक लेयर से और नेटवर्क से। बाकी फिजिकल लेयर की तो कुछ बेसिक सर्विसेज है जो हमें यहाँ पर क्या होनी है, ध्यान रखनी है। तो ये हमारे जो नेटवर्क में आपके मेजर रूप से जो पॉइंट आपके पूछे जाते हैं वो ये है। अब इसमें ये जो हमने सर्विसेज पढ़ी वो कौन सी लेयर के बारे में पढ़ी? कौन सी लेयर के बारे में? ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब ये थ्योरेटिकल है, बस केवल एक अवधारणा है समझने के लिए। आप कह रहे हैं ये समझने के लिए एक अवधारणा बनी हुई है कि हमने कहा कि आपके जो भी नेटवर्क में काम होते हैं उन्हें लेयर के रूप में समझना चाहते हैं हम। ठीक है, हम कहते हैं कि नेटवर्क में कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे अलग अलग आपकी लेयर में विभाजित करके हमने उसे समझने के लिए एक मॉडल बनाया जिसका नाम कौन सा मॉडल है? ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई जो मॉडल आपके जिस मॉडल को समझने के लिए बना हुआ है उस मॉडल का नाम क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो याद रखिए मूल रूप से इंटरनेट जिस आपके मॉडल पर आधारित है, आप कह रहे हैं कि मूल रूप से इंटरनेट जिस मॉडल पर आधारित है वो मॉडल कौन सा मॉडल है? टीसीपी आईपी मॉडल है, कि जिस मॉडल पे मूल रूप से आधारित है। ये इसी को हम यहाँ पर कौन सा मॉडल भी कहते हैं? आपके कौन सा मॉडल भी कहते हैं? इंटरनेट मॉडल। या आपके इसी को हम क्या कहते हैं? डीओडी। ठीक है, डीओडी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से जो इंटरनेट आपका किस पर बना हुआ है? अर्पानेट पे। और अर्पानेट किसके द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ है? डीओडी के द्वारा। तो यहाँ पे मूल अरपा, हम कहते हैं जो अरपा नेट दुनिया का पहला नेटवर्क बना वो आपके मूल रूप से कौन से मॉडल पर आधारित है? टीसीपी है। इसे हम इंटरनेट आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये इसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा मॉडल पहले आया, टीसीपी आईपी या ओएसआई? टीसीपी आईपी। हमेशा याद रखना पहले कौन सा मॉडल आया है? टीसीपी आईपी। तो लिखो, हेडिंग डालो टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मॉडल। इसमें लिखो टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर संरचना। टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर को इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है जिसे 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 DARPA, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे जिसे DARPA, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा अपने अपने पैकेट स्विच्ड नेटवर्क अपने पैकेट स्विच्ड नेटवर्क ARPANET पैकेट स्विच्ड नेटवर्क ARPANET हेतु डिजाइन या विकसित किया गया है। अपने पैकेट स्विच्ड नेटवर्क ARPANET हेतु विकसित किया गया है। तो ARPANET के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा माना जाता है, ARPANET। ठीक है, और ये कौन सी स्विचिंग टेक्निक पर बेस्ड था, पैकेट स्विचिंग। कौन सी स्विचिंग पे, पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पर और इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ही आपका क्या किया गया, विकसित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टीसीपी आईपी एक एक प्रोटोकॉल शूट है जिसे आज इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट मूल रूप से कौन से मॉडल पर आधारित होता है। अरे कौन से मॉडल पर आधारित होता है, टीसीपी आईपी मॉडल। तो याद रखिए कि जनरली जब भी हम यहाँ पर आपके नेटवर्क के संदर्भ में हम बात करते हैं तो ओएसआई मॉडल की बात की। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती है? अरे ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टीसीपी आईपी, अगर कभी भी सवाल ये पूछा जाए कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर टोटल कितनी लेयर होती है, क्या होती है? 4। वैसे अगर हम देखो, याद रखना कि वैसे तो यहां पर मेजर रूप से टोटल कितनी लेयर्स मानी जाती है? 4 लेयर मानी जाती है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि कई बार हम कहते हैं ये तो ओएसआई मॉडल के संदर्भ में आपकी थी। आप लिखना नहीं है, समझो कि ये ओएसआई मॉडल था। अब इस ओएसआई मॉडल में ये जो लेयर आपकी होती है ये अपर लेयर होती है। ठीक है, तो यहां पर जब हम यहां बात करेंगे टीसीपी/आईपी में तो इन सभी को हम यहां पे लेयर नंबर 4 मानते हैं। और ये लेयर नंबर 4 आपकी कौन सी लेयर मानी जाती है? कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर। देखिए लेयर नंबर आपकी यहाँ पे 3, लेयर नंबर 3 कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट। तो लेयर नंबर आपकी 2 कौन सी होती है? नेटवर्क। और नेटवर्क लेयर को ही हम कौन सी लेयर के नाम से भी जानते हैं? कौन सी? इंटरनेट। और लास्ट में जो ये लेयर आपकी ये दोनों है, ठीक है, इन लेयर को हम कहते हैं और इन्हें नाम दिया जाता है कौन सी लेयर? नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, कौन सी लेयर कहते हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर। लेकिन कई जगह देखोगे पहले जो एक्चुअल में डीओडी मॉडल आया, इनिशियल लेवल पे जो डीओडी मॉडल आया उसमें टोटल कितनी लेयर थी? 5। ठीक है, उसमें ये जो नेटवर्क एक्सेस वाली जो लेयर है वो अलग अलग रखी गई। ठीक है, जिसमें पहली लेयर फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी इंटरनेट और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट और फिर कौन सी? एप्लीकेशन।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी लेयर को कंबाइन किया गया, जैसे ये क्वेश्चन आता है कई बार, वो ऐसा ही मॉडल की किन लेयर को कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट टीसीपी आईपी मॉडल में, ठीक है, आपसे पूरा टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर बनी, तो अपर लेयर सेशन प्रेजेंटेशन और कौन सी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो समझो, अगर इससे संबंधित अगर मिल जाता है तो हम्म, तो यहाँ पे देखो समझो कि यहाँ लेयर्स की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ये। तो यहाँ पे देखो आपका टीसीपी आईपी मॉडल, अगर हम जो कॉमन रूप से यूज करते हैं वो कितने मॉडल का है, 5, लेकिन मेनली आरएफसी जो मॉडल जो होता है वो केवल कितनी लेयर का होता है, 4। अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे प्रमुख रूप से हम कहते हैं कि कितनी लेयर का मॉडल यूज होता है, 4। आजकल कितनी लेयर का यूज होता है, 4। और जनरल कॉमन रूप से हम यहाँ पर कितनी लेयर का मॉडल यूज करते थे, 5। ये लिख लो ताकि याद रहे। यार एक ना नेटवर्क लेयर की जगह इंटरनेट भी नाम आता है, इंटरनेट लेयर। और लिंक लिखा हुआ है उसकी जगह इंटरफेस लेयर भी बोल देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर।
हो गया नोट? इसमें याद रखने के लिए लिख लेना, नेटवर्क को हम इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, और इसको लिंक को हम कह सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। हो गया नोट? तो याद रखना, देखो यहाँ एग्जाम में मेनली यही सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैं प्रोटोकॉल के नाम आपको पढ़ा चुका हूँ लेयर वाइज। ठीक है, अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स आपके यूज होते हैं। तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हम पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है आपकी, जैसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे लेयर नंबर 5, 6 और 7 तीनों मिला के कौन सी लेयर कहलाती है? एप्लीकेशन। तो आपने पढ़ा होगा डीएनएस के बारे में, बूट पी, आपके एसएनएमपी, एफटीपी, ये डीएससीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में मेजर रूप से कौन से प्रोटोकॉल थे? टीसीपी और यूडीपी। इसके अलावा एससीटीपी के नाम से और पढ़ा। इंटरनेट लेयर में हम लोगों ने आईपी के बारे में डिटेल में पढ़ा। आईपी के अलावा आईसीएमपी, आईजीएमपी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये सारे पढ़ लिए। ऐसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर में, जैसे हम कहते हैं एसएलआईपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, आपके ये भी पढ़ लिए। डेटा लिंक लेयर में एआरपी और आरएआरपी जो आता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो याद रखना कि यहाँ एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाए तो यार ना, ओएसआई मॉडल की जब भी बात करें तो क्या ओएसआई मॉडल को इंटरनेट की उत्पत्ति होने से पहले विकसित किया गया था क्या? ओएसआई मॉडल पहले या बाद में? अरे बताओ, टीसीपी आईपी मॉडल बताओ कब आया, पहले आया बाद में आया? हम्म? कब आया, चलो तुम बताओ। 1960 में, इंटरनेट 1991 में आया। हम्म? अर्पानेट इंटरनेट है क्या? अर्पानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, और जबकि इंटरनेट तो एक कैसा नेटवर्क है? पब्लिक नेटवर्क। तो कैसे आप बता सकते हो कि भाई अर्पण, अर्पण नेट में यूज हुआ है, लेकिन मूल रूप हमने एक लाइन लिखी, आजकल किसमें यूज होता है? इंटरनेट में। तो आजकल यूज होता है। तो हम कहते हैं इंटरनेट बनने के बाद में इंटरनेट की सर्विसेज को किसके आधार पे डिफाइन किया गया? टीसीपी आईपी।
ठीक है, जबकि ओएसआई तो एक थ्योरेटिकल मॉडल आपका यूज होता है। तो हमेशा याद रखना ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है, और जनरली आजकल जो टीसीपी आईपी मॉडल यूज होता है उसमें कितनी लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना ओएसआई मॉडल काम करता है आपके कौन सी अप्रोच पे, वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम। देखिए आपके टीसीपी आईपी में केवल प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, कोई अप्रोच नहीं यूज होती, केवल प्रोटोकॉल शूट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके नेटवर्क से संबंधित जो मेजर रूप से जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो ये सवाल होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्किंग में देखो मेनली जो पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भाग है, बाकी तो वो डेटा कम्युनिकेशन आता है, डेटा कम्युनिकेशन हमारे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आपका माना जाता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके कोई भी सवाल बनते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं या तो आपके ओएसआई मॉडल में, ओएसआई मॉडल की सर्विसेज में, लेयर्स में, प्रोटोकॉल का सवाल कंफर्म आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर नेटवर्क में क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर ये, बाकी अगर आपके जो अगर कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है तो उसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। देखिए न्यूमेरिकल मतलब जैसे डेटा लिंक लेयर का कोई सवाल आ गया, अब तुम अगर कैलकुलेशन करने लग गए, स्लोटेड अलोहा का सवाल आ गया, अब उसमें 1.63 की पावर आपकी 1.27 दे दिया, निकालते रहो। अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा तो भी निकालते रहो, भी टाइम पास करना है तो उसके लिए है। बाकी जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो सवाल ये है। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो पूछो। है? है? बताओ कोई समस्या है क्या, बताओ कोई समस्या है क्या, ऐसे बोलो तो जोर से, ऐसे आवाज। ये आगे बताऊंगा ये, आगे अभी सिक्योरिटी पढ़ेंगे उसमें। एसएसएल और एसएसएल जो टीएलएस नाम से, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसएसएल अपर लेयर पे सिक्योरिटी प्रदान करता है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, वो भी सिक्योरिटी। अपर लेयर में सिक्योरिटी के लिए एसएसएल और एसएसएच यूज है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में टीएलएस है। अरे पूछो, फिर मैं पूछूंगा फिर। है? है? बताओ, फिर मैं पूछूंगा सवाल। हम्म, क्या, हाँ, गोफर मतलब क्या होता है, हाँ ऐसा सवाल पूछो। उससे पहले इसका जवाब दो, पिंग का पूरा नाम क्या होता है। पढ़ा था ना, टूल्स बताए थे, याद हो तो, पैकेट इंटरनेट नेटवर्क गॉफर। ठीक है, आपको याद हो तो यहाँ पे नेटवर्क यूटिलिटी बताई थी, उसमें पिंग था, कनेक्टिविटी को चेक करने वाली कमांड। तो एप्लीकेशन लेयर में गॉफर एक प्रोटोकॉल होता है जो आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आता है। तो हम कहते हैं इंटरनेट पर किसी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, उसके लिए आपका जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो कौन सा है, गॉफर होता है। और कोई सवाल बताओ। हम्म, पूछ लो, है तुम पूछते ही नहीं हो सवाल। हम्म, अरे बताओ, आप देखो, अब तुम्हारे मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट सब खत्म हो गए, अब है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब है, नहीं वो अपर्यायी कारणों से स्थगित कर दिया गया है एक। अब डायरेक्ट आपके क्या होंगे, मॉक पेपर होंगे। ठीक है, 5 मॉक पेपर होंगे और लास्ट में एक आपका प्री एग्जाम होगा। तो आपके पास में टोटल आपके 6 मतलब 12 पेपर बचे हैं। तो अब आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि ईमानदारी से कैसे भी करके, ठीक है, इन सभी पेपर में 40% की बाधा को क्या करें, पार करें। ठीक है, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि देखो, ऐसे सिलेबस करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें से कुछ नहीं आता।
ठीक है, आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया और कुछ आता ही नहीं है तो सिलेबस करके भी क्या करोगे। ठीक है, मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि इस एग्जाम में अगर आप, ठीक है, सेलेक्ट होना चाहते हैं, कम पढ़ें और बार बार पढ़ें और पीवाईक्यू सॉल्व करें। ठीक है, इस बार जिनके पास में अच्छा मौका है, ठीक है, जैसे जो भी आपके स्टूडेंट, जैसे आपके एक्स सर्विसमैन, ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन जो कि जिनको कितने 35% लाने हैं, सॉरी 30% लाने हैं। अगर आप में से कोई भी एक्स सर्विसमैन है, नहीं आ रहे हैं, हैं? आते नहीं है, कम से कम 5-6 जने थे पहले तो, बहुत जने हैं। वो कहाँ गया एक और। हम्म? ठीक है, 30% लाने हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप कर लीजिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बाद में आपके जैसे ये कैटेगरी जो भी है आपकी, ये जो भी कैटेगरी आपकी है, इन सबको, ठीक है, यहाँ पे टीएसपी में जैसे मान लो कि इसमें भी कैटेगरी होती है, इन सबको पास होने के लिए कितने परसेंट लाने हैं, 35%। ठीक है, इन सब लोगों को, देखो यहाँ पर सीट इस बार है तो मतलब पिछली बार सीटें खाली रह गई, तो अब आपके पास में ऑप्शन है इस बार भी। आपको केवल और केवल मैं ये सजेस्ट करूंगा, एफओसी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीसीएन, इंटरनेट आईओटी, ठीक है, आईओटी वाली यूनिट और सिक्योरिटी वाली यूनिट। बस ईमानदारी से अगर इनको ढंग से पढ़िए, फिर थोड़ा सा अगर समय मिल जाए तो यहां पर डीबीएमएस और सैड है, अगर आप केवल इन पे भी फोकस करेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। आईओटी, वो आईओटी डिवाइसेस नहीं आती हमारे। अगर, हाँ, जनरल में जो ये है वो है ही नॉन, अरे ये इसमें नॉन टीएसपी, मतलब यहाँ पे टीएसपी जनरल वनरल सब कंप्लीट हो गए इसमें, उनको 40 लाने हैं। और जो बाकी अगर बच गए तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अलावा 2 सब्जेक्ट और जोड़ दो, सी और कौन सा जोड़ दो, डीएस। ठीक है भाई, जनरल कोई कैटेगरी थोड़ी होती है, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है। जनरल भाई जनरल सामान्य है भाई, जनरल कोई कैटेगरी थोड़ी होती है। कोई कहता है जनरल कैटेगरी से, जनरल के जनरल में तो कोई भी आ सकता है। ओबीसी होती ही नहीं है, जनरली होती है ओबीसी भी, है? अरे ओबीसी कोई होती है क्या, ओबीसी नहीं होती है। इसके अलावा इसमें कौन, एमबीसी, एमबीसी वाले जो है जिनको, जिनको भी शायद 40 ही लाने या 35 लाने हैं, 40 लाने, 35। मैं कह रहा हूं मेरे से लिखवा के ले लो, मेड से लिखवा के ले लो, एमबीसी कैटेगरी में कोई महिला है और वो दोनों में 35-35 लेकर आ गई, नौकरी पक्की है उसकी एमबीसी में। क्योंकि कम सीट, एक तो क्या होता है फॉर्म बहुत कम आते हैं। अभी थोड़े दिन में देखना फॉर्म का जब वर्गीकरण आएगा, तब आप देखोगे एक सीट के लिए 2 जने, मुश्किल से एक सीट के लिए 3 जने। ठीक है, पिछली बार आप देख लो ना, जितनी सीटें थी उसके दुगने फॉर्म थे। पिछली बार भी अगर आप देखोगे एमबीसी कैटेगरी में जितनी सीटें थी वो उसके दुगने फॉर्म थे। तो यहाँ पे बाकी ये तो केवल एक आइडिया है। अब आप कहोगे कि साहब यहाँ पर ये केवल और केवल आपको सेकंड पेपर पे है, फर्स्ट पेपर में जितने स्कोर ला सको उतने लेके आओ। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बार बार कहूंगा कि इससे बचिए। ठीक है, अगर आपको फेल करवाएगा तो फेल करवाने में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी इसके। ठीक है, अगर आपने देखो ईमानदारी से तैयारी की है, देखो मैं आपको हमेशा,
एक चीज बताओ, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, ठीक है, पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, टेस्ट पेपर दिए हैं, तो कभी भी जब आपको अगर हम, ठीक है, एक जब भी पेपर देने जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले उस पेपर को लेकर सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, पहले उस पेपर को देखो, पेज पर लटके, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपको एक बार आइडिया लगेगा कि पेपर लेंथी है क्या, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं, लेंथी है क्या, ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर आपको पेपर को देख के ही पता चल जाएगा कि जैसे मान लो कि कोड लिखे हुए हैं, तो कई जगह कोड लिखे, 10-12 कोड लिखे हुए हैं, तो ये मान के चलना पेपर थोड़ा सा क्या है, कठिन है। और जब कठिन है तो यहाँ पर हम कहते हैं हर कदम में आपको सोच समझ के उठाना है। फिर अगर आप पिछली बार ज्यादातर लोग फेल होने का कारण नेगेटिव है, ठीक है, हर किसी ने 40 45 50 तक सवाल करे और उसके बाद में उस सवाल को पहुंचा दिया कहां तक, और अगले, और मेरी मानो तो अगले 1-1.5 महीने, जब तक 22 अगस्त 23 अगस्त तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, 23 अगस्त तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक, ठीक है, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, ट्विटर पर कोई भी अगर आपको ये कहे कि भाई कंपटीशन इतना है, इतना होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी, इन सब से दूर रहो। मैं तो वो कह रहा हूं 40, मैं तो पहले भी 40 कह रहा, कोई अब तो तुम ये बताओ, अरे एक चीज बताओ, कुछ दिन पहले तक, तुम्हारी क्लास में ही सब कह रहे थे कि भाई 2.5 लाख फॉर्म आए, 2.5 लाख फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ गए वो 2.5 लाख, उड़ गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी इस बार देखो, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी लगभग सीटें, जैसे 3700 सीटें हैं ये, इनमें कंपटीशन केवल और केवल कितने लोगों में, 12,000, केवल 12,000 लोगों में कंपटीशन है, ठीक है। अब 12,000 में से कई जने ऐसे होंगे जो पेपर 1 में पास नहीं होंगे, जिनमें ज्यादातर कौन से वाले स्टूडेंट होंगे, बीटेक वाले और एमसीए वाले। रीजन है क्योंकि उन्होंने, जैसे मान लो कि जो अभी ताजा ताजा पास आउट हुआ है, ठीक है, अभी जैसे अभी जुलाई में पास आउट हुआ है, अभी सेमेस्टर खत्म हुआ है, और जिसने जीके आज तक नहीं पढ़ा, इसलिए देखो इस भर्ती में हम कहते हैं ना कि कई जन ने, कि यहां अगर आप 40%, 35%, 30% जो आपकी बात है उसको पार करो, और फर्स्ट पेपर में, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट पेपर में स्कोर कर जाओ, क्योंकि आपको देखो, अभी देखना संडे के पेपर में क्या होगा, अगर फर्स्ट पेपर अगर एलडीसी में थोड़ा सा भी टेढ़ा आ गया ना, तो ये 10,000 में से सीटें देख लेना खाली जाएगी। 2013 की एलडीसी देख लो, 10,000 सीटों में से 7,000 ही पोस्ट भरी थी। और पेपर तो कठिन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनाना है इनको, गणित और विज्ञान, 50-50 सवाल हैं। अब गणित के सवाल डाल दो, ये ऐसे डाल दो, यहाँ पे 1024086 का वर्गमूल ज्ञात करो, ये है उसमें वर्गमूल, घनमूल, और इसको भी ये कहे कि ऐसा सवाल आ गया कि यहाँ पे वैदिक गणित के अनुसार वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करते समय कितने चरण हुए, हो गया कहता। तो ये गणित गणित में क्या है, अभी जैसे हम कहते हैं वनपाल का पेपर जो आया है, गणित अच्छी आई है उसमें, ठीक है, अब जो कहते हैं ना कि सरल आई है, उन सब ने 5 ही सवाल करवाए हैं, 10 सवाल तो वो भूले गए, ठीक है। आपके यहाँ पे जैसे मेंसुरेशन के 5 सवाल डाल दो, अब देव आग बैठे रहो, पेरीमीटर 1/2 ये होता है, ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है क्या, ते पाई आर स्क्वायर होता है या पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई मेंसुरेशन में आपका एरिया और वॉल्यूम कितने फॉर्मूले है, ठीक है, कितने मतलब 2D और 3D इमेजेस के, अगर आपने एरिया और वॉल्यूम याद कर लिया, एलएस से पूछ लिया लेटरल सरफेस एरिया, टी से टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया,
तो ये हम कहते हैं कि कोई संभावना ही थोड़ी है इनमें। इनमें अब एक चीज और समझो कि किसी को भी मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं छोड़ना। पूरा नहीं छोड़ना कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर आलू टमाटर मिर्च और प्याज की सब्जी बनी है, बाकी चीजें नहीं पसंद, आलू पसंद है तो आलू निकाल लो, ठीक है, मतलब आलू आलू खा लो। वैसे ही सी में क्या है, आपको जैसे सिंपल टॉपिक जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, एरे क्या, ऊपर ऊपर की जो चीजें होती है वो सब क्या कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट सारा क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है। कहाँ कहां तक पढ़ लो? फंक्शन के पहले पहले वाला, फंक्शन के बाद वाला छोड़ दो। भाई फंक्शन से पहले वाले केवल क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपके टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर कितने बाइट का होता है, फ्लोट कितने बाइट का होता है, मतलब ये सीधे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे पिछली बार आपके इसमें क्वेश्चन आया था आइए में कि सी में कौन सा कीवर्ड नहीं होता, ठीक है, 32 कीवर्ड होते हैं, उसके अलावा जो नहीं है वो 32 सारे याद नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ याद रखो। एलिमिनेशन मेथड ये तो होता है, ये होता है, बच गया वो नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन, अभी कोई कुछ भी बोलेगा, कोई बोलेगा ये हो जाएगा, इसमें ऐसा आएगा वैसा आएगा, ठीक है, अभी आप अपनी सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि देखो भीड़ हर भर्ती में होती है, भीड़ से क्या करना है, ठीक है। अब भाई भीड़ होगी, भाई हम कहते हैं प्रति मिनट हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में, भाई हम कहते हैं ना, तो भीड़ होगी हमारे देश में, भीड़ हमारे देश में भीड़ नहीं होगी तो कौन से देश में होगे? है ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया हमारे जयपुर, जयपुर छोड़ो, गोपालपुरा जितना है, छोटा है, कहाँ है, सबसे बहुत छोटा है। कोई 1 करोड़ भी मान लो कि अगर बात करें आबादी, तो आबादी की बात हो रही है, ऐसे तो हमारा जैसलमेर बाड़मेर ही बहुत बड़ा है। आबादी की बात करो, आबादी कहाँ है भाई? आबादी की कहानी, ऐसे तो हमारा अंडमान निकोबार भी बहुत बड़ा है, आबादी कहाँ है, ठीक है। तो हम कहते हैं जनसंख्या के मामले में हम पूरे विश्व में पहले नंबर पे हैं। तो फॉर्म तो आएंगे आएंगे, फॉर्म से क्यों डरना है, लेकिन इन फॉर्म में से तैयारी करने वाले कितने जन हैं? और कई जने आज भी अभी भी आते रहते हैं कि साहब ऑफलाइन कोर्स है क्या, ऑनलाइन कोर्स है क्या, तो सोचो कि वो इतने कम समय में कैसे कवर कर पाएंगे। ये कोर्स जो है महासागर जितना बड़ा है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि औरों में तो छोटा मोटा सिलेबस, 4 सब्जेक्ट, एलडीसी में कितना छोटा सा सिलेबस है, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और राजस्थान जी के, ठीक है। यहाँ अगर बात करें कॉमा लगा 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 के है, नहीं भाई आप देखो ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा जावा कॉमा एएसपी कॉमा पाइथन कॉमा आईडी कॉमा ब्लॉकचेन कॉमा मशीन लर्निंग, है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग के, मतलब जो इंजीनियरिंग में जितनी किताबें चलती थी उन सब के नाम लिख दिए भाई, इंजीनियरिंग की सारी किताबों के नाम लिख दिए इन्होंने। तो यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इस सिलेबस में से हमें, ठीक है, केवल लिमिटेड चीजें पहले पढ़नी है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, पहले एक बार नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद में पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। पीवाई क्यू बुक में से उतने सवाल आ जाएंगे जितनों से तुम्हें क्या होना है, पास। 60-70 सवाल आराम से तुम्हें एज इट इज मिल जाएंगे। मैं कम कम से कम बता रहा हूँ, पिछली बार तो 80 सवाल आए पीवाई क्यू, ठीक है। 60-70 सवाल आपको यहाँ पर, अगर आपको जितना स्कोर करना है, पहले पेपर में करो, कि सेकंड पेपर में भी स्कोर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे सामने आपने सेकंड पेपर सॉल्व करके देखा था, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं थे, ठीक है। इसलिए अभी जो समय है, ठीक है, आप, मैं जो कई लोगों ने जैसे अलग अलग जगह पे हम कहते हैं बुकलेट इकट्ठी कर ली, ये इकट्ठा कर लिया, कुछ मत करो, ठीक है। पीवाई क्यू बुक है वो, प्लस मैं अभी आपको
यूनिट वाइज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, ये जो रिवीजन बैच चल रहा है, एक तो जो रिवीजन बैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो रिवीजन के बाद में रिवीजन का भी रिवीजन, एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज, डेली 100 सवाल करवाए जाएंगे और डेली 100 सवाल आपको दिए भी जाएंगे। तो आपकी टोटल यूनिट है 10 इंटू 100, 1000। ठीक है, और ऐसे ही हम कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 100, 500, 1500 सवाल मिलेंगे। लास्ट के वो 1500 सवाल पूरे सिलेबस पर आधारित आपके सभी चीजों को, ठीक है, एनालिसिस करते हुए बनाए गए हैं वो सवाल। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपना जो सेट आपको पूरा एक टाइम टेबल मिल जाएगा 15 तारीख के बाद में। ठीक है, 15 डेली आपके 3-4 घंटे आपकी रिवीजन क्लास जो भी है, ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन। ठीक है, जैसे जिसको जो सुविधा मिले उस अनुसार वो लेकर, ठीक है, आपको केवल क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर देखो इतना सारा करने के बाद अगर पेपर आया और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुमसे नहीं हो पा रहा, तो पूरी दुनिया में किसी से नहीं होगा वो, ये मान के चलना उस समय। फिर तुम्हारा टारगेट है कैसे भी करके वो 40 की बाधा को क्या कर जाओ पार। ठीक है, अभी आप देखो ना, आरपीसी के हर पेपर में 40% लाने वाला नौकरी लग गया। तो 40%, वो सोचो कि अभी 40% जो वो तो 40% तो बहुत बड़ी बात है। अभी वो पशु चिकित्सा विभाग का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, -15, -7, -11 वाले पशु डॉक्टर बनेंगे। पूरा पशु समाज धर्म के माहौल में है अभी। है है वो क्या, बताओ क्या डॉक्टर बनेंगे वो, बताओ है? माइनस कैसे, सारे ही गलत कर दिए। गलत कैसे, तो उसका क्राइटेरिया ही नहीं 40%। जैसे पहले वो नहीं होता था, -1 नंबर वाला टीचर बन गया ये। भाई आप जैसे ऐसा समझो कि भाई भाई आप ऐसा समझो 100 सवाल आए पेपर में, आपके 100 सवाल आए, आपने 100 में से 40 करे, आपने 100 में से 40 के, और 40 के 40 क्या हो गए, गलत हो गए। अब 40 आपके, मान लो कि अगर एक 1/4 मार्किंग है तो आपके नंबर आएंगे कितने, -10। तो यहाँ पर होता ही है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखो, और आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत घातक है, 1/3। अब लोगों को लगता है 1/3 है, 1/3 नहीं है, 1 + 1/3 नंबर कम होता जाता है तुम्हारा। जैसे जैसे सवाल गलत होते जाएंगे वैसे वैसे 1 + 1/3 नंबर आपके हटते जाएंगे। और मैं आपको फिर यहाँ पे फर्स्ट पेपर देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि आपको वापस से कह रहा हूं, 9वीं और 10वीं की किताब अगर अभी भी समय है, ऑनलाइन ऐप में डली, उसमें टेलीग्राम चैनल में डली हुई है। 9वीं क्लास की 10वीं की अभी वनपाल का पेपर देख लो, पूरे के पूरे 15 सवाल किसमें से पूछे गए हैं, 9वीं की और 10वीं की किताब में से। ठीक है, और अगर आप 9वीं भी नहीं पढ़ो ना, तो केवल और केवल कौन सी किताब पढ़ लो, 10वीं की। कम से कम कल्चर के 8-7 सवाल आएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए, कल्चर पूरी की पूरी 10वीं की किताब में से आती है, लाइन टू लाइन। ऑप्शन भी आजकल लाइन टू लाइन आ रहे हैं। अभी वनपाल का पेपर देख लो, अभी तुम और एलडीसी का पेपर देख लेना। ठीक है, एलडीसी का पेपर देख लेना, उसमें भी आपको मिलेगा। राजस्थान जी के तो राजस्थान सामान्य अध्ययन से ही आ रहा है। तो इसलिए अभी आपके पास में जो भी समय बचा है, ठीक है, जितना भी समय बचा है, फालतू का समय खराब। अब जैसे मान लो कि होने को तो सबकी क्लास होगी, जैसे आज कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो गया, कि फिर मैं 5-7 दिन का विराम लूंगा, और 5-7 दिन, अरे तो और सब्जेक्ट मेरी जगह, जैसे कल से तुम्हारे ये जो छोटे छोटे टॉपिक, जैसे एएसपी हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, और आईडी, एक दिन में एक एक टॉपिक हो जाएगा ये। क्योंकि इनके क्या है कि है, तो ये तो इनमें क्या, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। कल को तुम्हें यहाँ पे कहने को कुछ भी सवाल नहीं आएगा। पिछली बार केवल सवाल किसमें से आया था, एआई का। एआई का जनक कौन है, जॉन मकार्थी। बस ये, उसके अलावा कोई सवाल नहीं है। लेकिन नहीं करवाएंगे तो तुम में से ही कोई आ जाएगा, हमारा तो कोर्स नहीं करवाया।
तो ये क्या है, तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए होने बहुत जरूरी है, हैं? 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 भाई ये लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सा करवाया होगा ना सर ने? क्यों, वेब टेक्नोलॉजी में होता है, उसी में HTML वाले। कोई नहीं। अरे एक्स, मैं क्या कह रहा हूँ, XML पढ़ना मतलब 100-150 घंटे पढ़ना, मतलब ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें, हम क्या लग, एग्जामिनर तो क्या है, एग्जामिनर बैठा बैठा लिख गया नाम। अब लेकिन इन लैंग्वेज को अगर आप पढ़ो तो हर लैंग्वेज को पढ़ने में, एक एक लैंग्वेज को पढ़ने में 6-6 महीने लगते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, एग्जाम में वो कभी, वो जना कभी पास हो नहीं सकता जिसको ये भी पढ़ना है, उसको क्या छोड़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप देखो, HTML, XML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इन सबको मिलाकर मुश्किल से 2-3 सवाल बन सकते हैं। लेकिन HTML से आएगा तो टैग कर लोगे। लेकिन बाकी लैंग्वेज से, अब पिछली बार जो सवाल आया, HTML और XML में अंतर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है। लेकिन XML की कोडिंग आई नहीं कर पाओगे, इसलिए समय खराब, इससे जितना समय उसमें खराब करो उससे बढ़िया तो ज्यादा समय किसको दो, किसको समय दो, इनको। क्योंकि पिछली बार फेल होने के कारण 3 सब्जेक्ट हैं बस ये, इन तीनों के मिला के पिछली बार सवाल थे कितने, 30। ठीक है, और ये 30 सवाल ही एक ऐसे सवाल हैं जो आपको फंसा, जिसमें सबसे ज्यादा फंसाने वाला तो ये है। अब DSM, अब जैसे तुम, DBMS है, DBMS में 2 टॉपिक है, एक टॉपिक कौन सा फंसाने वाला है, नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, रेस्क्यू। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो अब नॉर्मलाइजेशन तो इतना वाइड है कि अगर हम जब गेट की कोचिंग कर रहे थे तो हमें कम से कम भी 1 महीने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद में भी एग्जामिनर ने वो जो पढ़ाने वाले ने कह दिया कि कुछ चीजें हैं वो इसमें कवर नहीं हो सकती है। ठीक है, एसक्यूएल, इसके अलावा जैसे इसमें देखो, एसक्यूएल में मेजर रूप से आप कमांड है, कमांड DDL, DML, DTL, DCL, ये जो कमांड, इनकी एक चार्ट बना लो, और उस चार्ट को आप रेगुलर इंटरवल, हम कहते हैं 7-8 दिन में एक बार रिवाइज कर लो कि DDL में कौन सी कमांड है, DML में कौन सी कमांड है, TCL में कौन सी कमांड है, और कौन सी कमांड किसके काम आती है, बस वो चार्ट याद रखो। ठीक है, उसमें से जैसे HTML का चार्ट बना लो कि ये वाले टैग इस पर्पज के क्या आते हैं, काम आते हैं, बस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे। ये जो सब्जेक्ट, ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ, एक्सएमएल हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इनके पीछे मत पड़ो, इनको भूल जाओ। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में केवल और केवल किस पर ध्यान दो, केवल HTML पे। ठीक है, जितना समय इस पे खराब करो उतना समय तो आप इन पे लगाओ, DBMS में, SAD में, DSA पे, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क पर, इन पे समय लगाओ। इन पे लगाया हुआ समय तुम्हारे काम आएगा, इन पे लगाया हुआ समय कोई काम नहीं आएगा। लास्ट में ये लगेगा कि भाई क्यों पढ़ा मैंने। ठीक है, ये रियलिटी है। इसमें अब देखो, ये एक टॉपिक है, कौन सा, ID। कहने को ये ID 2 घंटे का टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन इस बार IE के पेपर में 5-6 सवाल उठा के डाल दिए उसने। ये टूल्स के नाम, जावा को जैसे जावा डेवलप करने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, ऐसे वेब टेक्नोलॉजी, वेब को डेवलप करने के कौन कौन से टूल होते हैं, टूल के नाम आते हैं, केवल नेम आते हैं। जैसे आपने ना आया सुना ना, ड्रीम वीवर का नाम सुना होगा, और ये वो टूल्स के नाम आते हैं कि भाई सी को डिजाइन करने के लिए कौन सा टूल काम आता है। बस वो उदाहरण होते हैं, एक चार्ट होता है, वो चार्ट याद रखना होता है, बाकी कुछ नहीं है। वो चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दूंगा, वो कॉपी में लिख लेना। देखिए, देखो मेन चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, बाकी तो देखो। कौन सी, नहीं वो तो पढ़ाऊंगा ना, इंटरनेट पढ़ाऊंगा ना, इंटरनेट पढ़ाऊंगा ना अभी, इंटरनेट पढ़ाऊंगा अभी।
ठीक है, उसमें इंटरनेट में ये जो आपके www तो बता ही दिया मैंने, प्रोटोकॉल्स बता दिए। अब जो जैसे मल्टीमीडिया ग्राफिक्स बचा है, ई कॉमर्स बचा है, ये जो दो तीन यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन मैसेजिंग बचा हुआ है, ये उसमें करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पीवाईक्यू पे फोकस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, अगर वो सॉल्व नहीं करोगे तो इस एग्जाम के बाद में पछतावा हो जाएगा कि वैसा आप पढ़ लेता। और आपके लिए बहुत बढ़िया फायदा है कि जितने जने हम कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर बाद में सीटें बढ़ जाए, और बाद में अगर सीटें 8,000 हो गई तो फॉर्म नहीं भरा, पढ़ा नहीं, डेट नहीं बढ़ी, वो बहाने तो बहाने रह जाएंगे, और फिर वापस से सीटें बैकलॉग चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार एक और भर्ती करवाएगी, मुझे नहीं लगता। सरकार क्या करेगी, इसी में क्या जोड़ेगी, पद जोड़ेगी। इसी में पद जोड़ेगी। अगर पद, देखो 1 जुलाई से क्या होगा, प्रमोशन हो जाएगा। 3-3 साल हो गए ना, तो भाई 3-3 साल के बाद में प्रमोशन होता है। ठीक है, तो अब कई जनों को यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कैडर विस्तार करेंगे, मान लो तो कैडर विस्तार करेंगे, तो कुछ लोग बीसीआई से क्या बन सकते हैं, एससीआई भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न को लेकर अभी गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है। गवर्नमेंट को अभी दिलावर जी ने क्या कहा, हमें क्या पता कब लागू होगा, वो तो सेंट्रल है, सेंट्रल, जबकि सेंट्रल ने तो कभी कह दिया स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दो। तो उनको छोड़ो, आप तो पहले केवल और केवल जो वैकेंसी आई हुई है उसकी बात करो। ठीक है, बढ़ गई तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बढ़ी तो की बात अलग बात है। और इसलिए अभी ध्यान दीजिए, कल से आपके ये जो 4-5 टॉपिक हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हो सकता है समय और मिल गया तो फिर मैं आपको इंटरनेट वाला पार्ट भी आपको कवर करवा दूं। ठीक है, तो इंटरनेट वाला पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कोई वैसा है नहीं। केवल और इंटरनेट में मेजर रूप से जो मेन चीजें पूछी जाती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। है? अरे यही करा देंगे।